सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें शुक्रवार एवं शनिवार को वर्ग कुंडलियों पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। हम लोगों ने पिछले शनिवार को D1 कुंडली के प्रथम भाव का फलादेश कैसे करें, इन भावों से किन किन चीजों का फलादेश किया जा सकता है, इस पर हम लोगों ने विचार किया था। साथ ही हम लोगों ने दृष्कान कुंडली से 22वें दृष्कान के बारे में कैसे फलादेश करें। ऐसी बात नहीं है कि 22वां दृष्कान केवल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देता है। तो लग्न का जो 22वां दृष्कान होता है वह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देता है। 64वां नवमांश भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देता है, लेकिन हर भाव के 22वें दृष्कान होते हैं। जैसे लग्न का 22वां दृष्कान 8वें भाव से देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस भाव का 22वां दृष्कान देखना हो, उस भाव से 8वें भाव के से हम लोग उस भाव से संबंधित 22वें दृष्कान देखते हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने यह विधियां सीखी थी। जिस भाव का 22वां दृष्कान जो भी होता है, फलादेश में उसका उपयोग जरूर करें। क्या दाम्पत्य जीवन से समस्याएं आ रही है? अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं तो 7वें भाव के 22वें दृष्कान को अवश्य देखें, क्या उसकी दशाएं चल रही है। पूर्व की कक्षाओं के आधार पर यदि इसी कुंडली को उदाहरण कुंडली मान लिया जाए तो 7वें भाव का 22वां दृष्कान कौन सा होगा? यदि कोई सदस्य बतला सकता है तो अपनी बात रखे, या मैं बोलूं? बोले आप बोलिए, क्योंकि लगन की डिग्री देखनी पड़ेगी ना, दर्शन भाव की। तो लग्न की डिग्री 6 है, लग्न का अंश 6 है, तो 7वें भाव से 8वें भाव में लग्न की डिग्री रख देंगे। अब यहां पर 6 रखा गया, तो यह कन्या राशि है। कन्या राशि है तो कन्या राशि का प्रथम दृष्कान कन्या ही होगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह 7वें भाव का 22वां दृष्कान कौन हुआ? बुद्ध देव। बुध देव बन गए। अगर यही लग्न का मान 10 से अधिक होता और 20 तक होता, यही लग्न का मान अगर 10 से अधिक, एक मिनट, लग्न का मान 10 से अधिक होता, 20 के बीच में होता, तो संबंधित राशि से 5वीं राशि यानी कि 10 नंबर का राशि 22वां दृष्कान हो जाता। तो शनिदेव इसके स्वामी बनते। स्पष्ट सी बात है कि जब इस व्यक्ति के लिए बुध देव की दशाएं चलेंगी, जब भी बुध देव की दशा चलेगी तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने की संभावनाएं बनती ही बनती है। आप लोग देखें, कुछ ना कुछ तो मिल, अगर कुंडली में सभी 7वें भाव से संबंधित कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, सभी योग अच्छे बन रहे हैं, सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, योग भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन अगर 7वें भाव के 22वें दृष्कान के स्वामी की दशा चलेगी तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी, मानसिक परेशानी देखने को मिलेगा। आप लोग इस हाँ बोला जाए। तो में भी शनि महाराज हैं, तो ये कि मतलब उसने ही नुकसान देंगे या कुछ बचा कर लेंगे? मतलब हम नहीं समझे, दोबारा अपने प्रश्न को रखें। जैसे यहाँ पर जब लगन का मान 10 डिग्री ज्यादा दूसरा दृष्कान में आएगा,
तो शनि सप्तमेश भी है और 22 देशांक के स्वामी भी है। हाँ जी। तो क्या उतना ही नुकसान करेंगे या कुछ राहत दे देंगे ये? तब तो यह सूत्र ही नहीं लगा ना। जी बताइए, पूछ रहा हूँ। तब तो यह सूत्र ही नहीं लगा, क्योंकि शनि जब जब कोई भी ग्रह इस प्रकार के स्वयं खरेश भी हो और स्वयं उस भाव का स्वामी भी हो, तो नियम यह है कि कोई नियम समान नहीं है, लेकिन यह विशेष भी नियम हो जाता है कि भाव का स्वामी अपने भाव के लिए नुकसान कर ही नहीं सकता। हाँ, भूल चूक हो जाए कुछ ही छोटी मोटी समस्याएं, लेकिन यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है। एक मिनट। साथ ही बोला जाए, यदि आप दुकानदारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, एवं चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, नौकरी हो या ऑफिस का ही कोई बिजनेस हो, सातवें भाव के स्वामी, मतलब सातवें भाव का जो 22वां दृष्टान बनता है, उसकी जब दशा चलेगी तो कुछ ना कुछ समस्याएं उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देंगे, या व्यवसाय में देंगे, या सातवें भाव से और भी अन्य विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, केवल दाम्पत्य जीवन एवं व्यवसाय से ही संबंधित नहीं। तो हम फलादेश में किस चीज का बोले सुझाव दें कि आपको आने वाले दिनों में समस्याएं आने वाली है, क्योंकि सातवां भाव मार्केश भी है। सातवां भाव मारक भाव भी है। तो समस्याएं किस क्षेत्र में आएगी? क्या वैवाहिक जीवन में आएगी, या व्यवसायिक जीवन में आएगी, या मार्केश यानी कि गंभीर बीमारियों के रूप में आएगी, या तीनों ही क्षेत्रों में आएगा, या किसी एक में आएगा? यदि किसी एक में आएगा तो कैसे हम लोग चयन करें, यह जानना आवश्यक है या नहीं है? अत्यावश्यक है गुरुजी, और कोई जानकारी नहीं है। एक मिनट। हाँ बोला जाए, हाँ बोला जाए। तो यदि सप्तमेश ठीक है, सातवें भाव के स्वामी अगर मजबूत है, तो इन सभी क्षेत्रों से संबंधित थोड़ा मोड़ा समस्या आएगा। यदि सप्तमेश कमजोर है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो किसी भी एक विषय वस्तु में या सभी विषय वस्तु में समस्याएं आ सकती है। अब वह जीवन के किस क्षेत्र में समस्याएं आएंगी? तो वैवाहिक जीवन के लिए यदि यह पुरुष की कुंडली है, हम शुक्र को देख लेंगे कि शुक्र की स्थिति कैसी है, शुक्र नवमांश में कैसे हैं, दृष्कान में कैसे हैं। तो शुक्रदेव दृष्कान कुंडली में तो वर्गोत्तम हो गए। नौ बल है कि नहीं है, बल भी है, 9 अंशों के हैं, ठीक ठाक है, उतने खराब नहीं है। नवमांश में देखा जाए तो किस नवमांश में है? तो यह तीसरे नवमांश में है, और ये सिंह राशि के यानी कि मिथुन राशि में है। मिथुन राशि कुंडली के 11वें भाव में है, जो दाम्पत्य जीवन के 5वें भाव में पड़ता है, यानी कि 7वें भाव से पंचम भाव में है। शुक्रदेव की स्थिति ठीक हो गई, वर्गोत्तम ग्रह सामान्यतः ठीक ठाक फल देते हैं। तो क्या अगर यही शुक्र गुरु से भी दृष्ट हो जाए, तो क्या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी? नहीं आएंगे। नहीं आएंगी। अब यहीं पे देखा जाए, बुध देव व्यवसाय के कारक होते हैं, तो 7वें भाव के दृष्कान स्वामी की अगर दशा चले, बुध को भी जल्दी देख लेंगे कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध अगर खराब है, बुध यदि खराब है। खराब खराब स्थिति में,
पापग्रहों से युत दृष्ट हो जाए, कुंडली के अकारक ग्रहों से संबंध इनका बन जाए, तो व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? आएगी गुरु। अब यही बुध देव को देखा जाए, ये 12वें भाव के स्वामी से युक्त हैं, और जिस भाव में 12वें भाव में राहु देव भी हैं, तो राहु जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी को भी थोड़ा प्रभावित कर देते हैं, चिंतित कर देते हैं। तो व्यवसाय के कारक बुध देव, व्यवसाय के कारक बुध देव पर कुछ खराब स्थिति बना कि नहीं बना? चंद्रमा यहाँ पर नीचाभिलाषी ग्रह के साथ में है। नीचाभिलाषी ग्रह नीच के जैसे फल देते हैं, वैसे ये बातें तो सभी फलित शास्त्रों में बताया गया है, सभी गुरुजन भी कहते हैं। सभी गुरुजन भी कहते हैं। तो व्यवसाय के कारक नीचाभिलाषी ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। तो कम से कम दाम्पत्य, अगर शुक्रदेव की स्थिति ठीक है तो शुक्रदेव से तो थोड़ा ज्यादा खराब बुध की स्थिति हो गई कि नहीं हो गई? जी हो गई। क्योंकि बुध से, देखिए, बुध से केंद्र में, बुध से चौथे केतु, बुध से 10वें राहु, बुध से 7वें शनि, यानी कि बुध से केंद्र में, बुध से केंद्र में सभी पापग्रह ही हैं। बुध से त्रिकोण में, अब पांचवा, एक 2 3 4 5, पांचवे में कोई ग्रह नहीं है, कोई शुभ ग्रह नहीं, एवं बुध से नवम में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, यानी कि बुध से केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह है ही नहीं। एक शुभ ग्रह है बुध से केंद्र में, तो वह शनि से युत है, और शनि यहाँ पर काफी बलवान है, बकरी शनि है। बकरी शनि बलवान होता है कि नहीं होता है? कोई भी ग्रह बकरी हो जाए तो बलवान हो जाता है। और स्वयं खष्टेश सप्तमी, सब खष्टेश भी है ये। तो यहाँ पर गुरु बलवान हुए या शनि? शनि। शनि बलवान हो गए, क्योंकि बकरी ग्रह तो सूर्य से भी ज्यादा बलवान हो जाते हैं, जैसे राहु एवं केतु। उनमें वास्तविकता नहीं है, वे लोग ग्रह नहीं है, फिर भी छाया ग्रह है, उनका कोई उतना अस्तित्व नहीं है, फिर भी वे बकरी हैं, तो इतने बलवान है कि राहु सूर्य तक को ग्रहण लगा देते हैं। तो और दूसरे ग्रह की क्या पूछना। तो बुधदेव खराब हो गया। तो व्यवसाय से संबंधित यदि व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, गुनाह करेगा, तो जब बुध की दशाएं आएंगी चलेंगी, यानी कि खरेश की दशा चलेगी, 22वें दृष्टान संयोग से ये बुधदेव ही हैं, और ये व्यवसाय के कारक भी खराब। तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी या व्यवसाय वगैरह में आएगी? व्यवसाय में आएगी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस ग्रह की दशा में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। भाव एक ही खराब होगा तो किस प्रश्नों पर हम लोग प्रयास करें क्लदेश करने का, कि आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ से तो कुछ दिशा मिला कि नहीं मिला? जी जी हो गया। तो यह 22वें दृष्टान का बुध संचार भाव में है, तो संचार भाव को भी खराब करेगा। अब इसके बाद में गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। आप पूछ लीजिए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे 22वां देशकोण जैसे हम लगन से देखते हैं तो D3 कुंडली से देखते हैं। अगर हम लगन का देख रहे हैं तो D3 कुंडली से जाके देखते हैं, तो क्या ऐसे किसी भाव का देशकोण हम D1 से देखेंगे या D3 से जाके देखेंगे? जैसे अभी 7वें भाव का देशकोण देखना था तो वो हम D3 से देखेंगे या D1 से देखेंगे? नहीं, D3 से भी देख सकते हैं, D1 से भी देख सकते हैं। D1 से हमने कायदे ही बतला दिए जी। वैसे D3 कुंडली के 8वें भाव के स्वामी को जी
लग्न का 22वां दृष्टांत जी ठीक उसी प्रकार D3 कुंडली के जिस भाव से 8वां हो गया वही समझे, यहाँ पर तो वही साबित हुआ ना। जी अगर जी यहीं पे लग्न का मान, अगर यहीं पे लग्न का मान अगर 17 होता तो जी फिर दृष्कान कुंडली का लग्न 9 हो जाता है यहाँ पर ना, जी 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 तो यहाँ पर 10 हो जाता है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो लग्न का मान 17 है, तो जी अगर हम 7वें भाव में 17 लिख लेते हैं, 17 जी अंश लगा लेते हैं, या जी हाँ नहीं ना, लग्न के अंशों को हम लोग उसमें लगा देते हैं, कहाँ, तो भाव के 8वें में, जिस भाव का देखना है उसके 8वें भाव में। जी तो 7वें भाव का देखना है, तो 7वें से जो 8वां भाव हुआ, यहाँ पर अगर हम 17 लिख लेते हैं तो मतलब हुआ दूसरा दृष्कान। तो दूसरा दृष्कान मतलब हुआ कि जो राशि है उससे 5 भी, तो 10। तो यहाँ देखे ना 10 है कि नहीं है। जी जी तो कक्षा में जो है कुछ विषय वस्तु ऐसे चीजों का उपयोग नहीं किया जाता जो एक रीजनिंग पॉइंट लगा करके जो बातें बन सकती है, जो हम समझ सकते हैं, वह कक्षा में उपयोग नहीं किया जाता, उसको सदस्यों के लिए छोड़ दिया जाता है कि अपना थोड़ा रीजनिंग टाइप से अपना लगा के देखे कि किस भाव का कैसे होगा, किस पास, वही जो है लग्न का अंश चौथे भाव में रख के देखिए, फिर उसका दृष्कान बनाइए कि दृष्कान कहाँ जा रहा है, 22वां दृष्कान। और फिर जो है दृष्कान कुंडली के 11वें भाव को देख लीजिए कि क्या वही तो नहीं है। 3-4 भाव का देख लीजिए, अपने आप सेटिस्फाइड हो जाए। तो इससे क्या होता है, आकलन करने की क्षमताओं का विकास होता है, साथ में अनुभव करने, आकलन करने, ये सभी जो कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इसी को तो कहते हैं सर्वांगीण विकास। जी जी गुरुजी जी लेकिन आजकल तो सर्वांगीण विकास कम, नंबरों की पढ़ाई ज्यादा हो गई, नंबर की पढ़ाई ज्यादा हो गई। क्योंकि जितना ज्यादा नंबर आएगा उतना ही व्यक्ति परीक्षा पास करेगा, सभी तो परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ते हैं। जी अभी इसके बाद में आज की कक्षा में हम लोग दृष्कान कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं कि दूसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। कुंडली में, लग्न कुंडली में दूसरे भाव से जिन चीजों का विचार किया जाता है, ठीक दृष्कान कुंडली के भी दूसरे भाव से उन्हीं चीजों का विचार किया जाता है। लग्न कुंडली से के दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। लग्न कुंडली के दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। एवं यह दृष्कान कुंडली मुख्य रूप से छोटे सहोदरों का है। दृष्कान कुंडली मुख्य रूप से छोटे सहोदरों का है। यह दृष्कान कुंडली का लग्न आपका स्वयं का होता है, और लग्न से तीसरा भाव जो होता है वह खास छोटे सहोदर का होता है, और यह खास छोटे सहोदर से 12वां भाव है। और लग्न कुंडली का यह दूसरा भाव धन से संबंधित है, तो यह धन का खर्चा भी दर्शा देता है, धन का खर्च भी दर्शाता है। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में क्या सहोदर के वजह से धन का खर्च होने की संभावनाएं बनती है? या इस उदाहरण कुंडली में उस प्रकार के कोई योग हैं? क्या दूसरा भाव अच्छा है? तो दूसरा भाव जितना ही खराब होगा उतना ही, यदि आपके पास में छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं और दूसरा भाव जितना ही खराब होगा उतना ही पैसे की खर्चे, आपके खर्चे आपके भाई पर अधिक होगा। या छोटा सहोदर जो भी हो, भाई हो, बहन हो, आपके कमाए या आपके धन का खर्च उत्पन्न होगा। यदि आपका यह दृष्कान कुंडली का दूसरा भाव
यदि शुभ युक्त या शुभ दृष्ट है तो फिर उनके माध्यम से आपको आय भी होने की संभावनाएं बनती है। यानी कि खास छोटे सहोदर के माध्यम से या सहयोग से धन की प्राप्ति या धन का खर्च भी। यदि यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके तो खैर कोई छोटे सहोदर है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसके कारण कुंडली में ही दृष्टा दिखता है। आप लोग उसका आकलन कर सकते हैं। यदि यही कुंडली हो और उनका छोटा भाई भी हो तो क्या छोटे भाई से या बहन ही हो तो क्या छोटे भाई बहनों से पैसे की खर्च या उनके सहयोग से या सुझाव से पैसे की आय होने की संभावनाएं बनती है? तो भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों को देख लेंगे। भाव पर किसी भी शुक्र की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि है, बुध की नहीं है, राहु की नहीं है, चंद्रमा की नहीं है, मंगल की नहीं है, शनि की दृष्टि है दशम, शनि एवं केतु की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि नहीं है, भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भी है। तो यह खर्चा करवाएगा या कर्ज करवाएगा? कर्ज कराएगा गुरु जी, कर्ज। यह कर्ज भी, खर्चा भी करवाएगा और कर्ज भी करवाएगा और व्यक्ति कर्ज कर लेगा हंसते हंसते, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में ही बैठ गया। तीसरा खास सगा छोटा सहोदर का होता है। तो जिस भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है, जिस भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं पर व्यक्ति की अभिरुचि थोड़ी बढ़ जाती है, लगाव थोड़ा अधिक हो जाता है उस भाव से संबंधित। आप लोग इस सूत्रों को अपने कुंडली पर भी लगाकर देख सकते हैं कि आपके लग्न में कौन से ग्रह हैं और वह किस भाव के स्वामी हैं। यदि लग्न में दशम भाव के स्वामी बैठ गए हैं तो आपको कर्मों के प्रति बड़े ईमानदारी एवं कर्तव्यशीलता दिखती है। नवम भाव के स्वामी बैठ गए तो गुरुजनों का, आदरणीय जनों का सेवा सत्कार, आदर करना, अभिवादन करना, पूजा जब भी करने बैठ गए तो थोड़ा ही देर में एकाग्रता आ जाना, ये सब बातें होती है। क्या जितने भी सदस्य कक्षा में शामिल हैं इनमें से किसी भी व्यक्ति के कुंडली में क्या लग्न में कोई ग्रह है या नहीं है? मेरा है गुरुदेव। जी गुरुजी, ये सूत्र बिल्कुल चतुर्थ लागू हो रहा है। बिल्कुल लागू हो रहा है गुरुदेव। तो मैं ये नहीं पूछना चाहता कि वह किस भाव के स्वामी है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वे जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से संबंधित लगाव उस व्यक्ति का कुछ ज्यादा ही हो जाता है, भले ही वह ग्रह शत्रु राशि में ही क्यों ना हो। यहाँ पर शुक्रदेव शत्रु राशि में है। यह जिस व्यक्ति की कुंडली है अपने उम्र से छोटे जो खास इनके नजदीकी रिश्ते में पड़ते हैं उससे लगाव थोड़ा इनका ज्यादा ही रहता है, क्योंकि इनके तो अपने खास छोटे सहोदर है नहीं और कर्तव्यशीलता इनमें ऐसी है कि कर्तव्य के निर्वहन करने हेतु यह अपने आप के हर प्रकार की भावनाओं की जो अभिलाषा है सभी को यह दरकिनार कर देते हैं, अपनी अभिलाषाओं को ध्यान ही नहीं देते। अभिलाषा तो खैर इसमें कुछ है ही नहीं, केवल कर्तव्यशीलता है। यह कर्तव्यशीलता इसलिए हो गया, यह कर्तव्यशीलता क्यों बढ़ी? तो एक तो दशम भाव के स्वामी के लग्न में हो जाने से कर्तव्यशीलता बढ़ी। दूसरा, हम लोगों ने पूर्व से भी पढ़ा है कि
जिस वर्ग कुंडलियों का फलादेश करे उस वर्ग कुंडली में यदि कोई ग्रह उसी राशि में है जिस राशि में लग्न कुंडली में है तो वह वर्गोत्तम हो जाता है। तो यह दृश्यकान में वर्गोत्तम हो गए। ठीक, नवमांश में भी शुक्रदेव कहाँ पे है? तो शुक्रदेव का अंशात्मक मान 9 अंश है और यह सिंह राशि में है। तीसरे दृश्यकान सिंह का, तीसरा दृश्यकान मिथुन राशि का होता है। तो नवमांश में ही भी यह मिथुन राशि में है, तो यह इच्छा भाव है। तो मन की इच्छा में भी वही बातें आ गई। तो कर्तव्यशीलता के प्रति काफी रुझान हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ, बहुत हो जाएंगे। बहुत हो गया। अच्छा, रही साहस की बात, यह क्या है? दूसरा भाव वाणी का भी है, वाणी के साहस वगैरह का भी है। दूसरा भाव वाणी है, वाहन वाणी के साहस। तो जिस प्रकार के ग्रह होते हैं दूसरे भाव में उसी प्रकार की तो वाणी होती है ना। जी बिल्कुल। तो यह तो दूसरे भाव का विस्तृत कुंडली है नहीं, परंतु कुछ न कुछ तो मेल खाता ही खाता है। तो यह किस चीज का मेल खाएगा वाणी से? तो सहोदर की वाणी तो हम देखेंगे नहीं, खास छोटे सहोदर की वाणी जो होगा वह चौथा भाव हो जाएगा। दूसरा भाव किन चीजों का? तो क्या यह जो है दृश्यकान कुंडली, लग्न कुंडली के तीसरे भाव से हम लोग क्या देखते हैं? साहस, पराक्रम या साहस को जो एक जो होता है क्रियान्वयन करने का, यानी ये स्किल पावर, स्किल पावर ना। जी जी गुरुदेव। तो स्किल पावर का उपयोग जो हम करते हैं तो वह द्वितीय कुंडली है में हम उसका विस्तृत रूप है। तो वह भी द्वितीय कुंडली के तीसरे भाव से भी हम वही करेंगे जो साहस के लिए है। तो क्या साहस का ह्रास तो नहीं कर रहा है? यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके स्किल को ह्रास करने का, या स्किल की जो प्रवृत्ति है या संचार की जो प्रवृत्ति है, या उसको ह्रास कर रहा है या बल दे रहा है? तो बल तो देगा नहीं, क्योंकि 12वां भाव व्यय के नाम से ही जाना जाता है, वृद्धि के नाम से तो जाना जाता नहीं ना। जी गुरु। वृद्धि, 12वां भाव वृद्धि के नाम से जाना जाता है या ह्रास के नाम से? वृद्धि। 12वां भाव ह्रास के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये जो द्वितीय कुंडली का जो यह संचार भाव हो गया, तो हम लोग यहाँ से दूसरे भाव से यह देखेंगे कि वह जो साहस का या जो स्किल क्षमता है उसको यह कम कर रहा है कि नहीं कम कर रहा है, या ठीक है। तो इस उदाहरण कुंडली में कैसे देखेंगे? तो सबसे पहली बात कि जो भाव, क्या यह पाप दृष्ट है? तो शनि के द्वारा दृष्ट है, शनि के द्वारा दृष्ट है। शनि क्या है? वह किस प्रकार का फल देने वाला है? क्या शनि नुकसान करने वाला है या क्या करने वाला है? जिस ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जिस ग्रह की दृष्टि पड़े तो उनके, क्योंकि यह प्रश्न तो खास छोटे सहोदर के ऊपर में नहीं हो रहा है, प्रश्न हो रहा है कि स्किल पावर को हरास तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, केतु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो यह स्किल पावर को हरास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
तो शनि देव को देखा जाए कि यह तीसरे भाव में उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जिस भाव को कोई भी ग्रह उच्च की दृष्टि से देख रहा हो तो फल वृद्धि ही करेगा। तीसरे भाव को का फल वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लग्न कुंडली में? कर रहे हैं। लग्न कुंडली क्या है? यह वास्तविकता है, यह दिखावा है। जो बाहर से दिखती है वह लग्न कुंडली है, वास्तविकता वर कुंडलियां है। तो जो इनका दायित्व है कि उच्च की दृष्टि से यह बल वर्धन करना, शुभ फल देना इस भाव के लिए, और वह भी काफी बलवान अवस्था में है, बकरी अवस्था में है, नीच के हैं तो उच्च के जैसा फल देंगे, यहाँ भी उच्च के जैसा, यहाँ भी उच्च के जैसा। तो क्या जब यहाँ पर यह उच्च के जैसा फल दे रहे हैं तो क्या इन्हीं के द्वारा इसका हनन किया जाएगा या रक्षा किया जाएगा? रक्षित करेंगे। रक्षा किया जाएगा। केतु देव के दृष्टि के कारण केतु देव क्या करते हैं, तो वह शुरू में तो समस्याएं देते हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से टिका हुआ रह जाए तो, यानी कि अगर कोई गूढ़ विषय वस्तु है, कोई काम है, तो शुरू में तो वहां से थोड़ा हटाते हैं या मन नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। लेकिन जब अगर उसी पर व्यक्ति टिके रह जाता है तो उस क्षेत्र में व्यक्ति केतु देव क्या करते हैं, शिखर तक लेकर चले जाते हैं। क्या तक लेकर चले जाते हैं? शिखर तक लेकर चले जाते हैं। तो यह केतु देव हरास करने का काम कर रहा है शुरू से, लेकिन व्यक्ति ये शनि देव के वहां पे दृष्टि दूसरे भाव पर दृष्कान कुंडली में एवं लग्न कुंडली में बलवान शनि की उच्च की दृष्टि, नीच के शनि की उच्च की दृष्टि दूसरा फल दे देता है, लेकिन बकरी नीच के ग्रह की उच्च की दृष्टि कई गुना ज्यादा बलशाली हो जाता है। इसलिए साहस की कमी यहाँ पर नहीं हो रही है, यानी कि साहस का ह्रास नहीं हो रहा है, और यह जो है यह रक्षा भी हो रहा है दो ग्रहों से। एक तरफ शुक्र शुभ ग्रह, दूसरे तरफ चंद्रमा शुभ ग्रह। भाव शुभ कर्तरी में भी है, भाव शुभ कर्तरी में। अब हम लोग चलते हैं यही दृष्कान कुंडली के दूसरे भाव का तो हम लोगों ने फलादेश किया। अब जरा सा तीसरे भाव के पर चर्चा कर लेते हैं कि दृष्कान कुंडली का तीसरा भाव कहता क्या है। तो लग्न कुंडली के तीसरे भाव से हम लोग जिन जिन चीजों का विचार करते हैं, ठीक वही दृष्कान कुंडली के भी तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव हमसे खास छोटे भाई या बहन का होता है, ठीक उसी प्रकार दृष्कान कुंडली का तीसरा भाव भी खास छोटे सहोदर का होता है। क्या इस कुंडली में सहोदर के योग हैं? इस कुंडली में क्या सहोदर के योग हैं? तो लग्न कुंडली में भी देखा जाए कि लग्न कुंडली के तीसरे भाव में उच्च के ग्रह की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, भाव में चंद्रमा बुध का होना, सभी तो शुभता का ही परिचायक है। सभी तो शुभता के ही परिचायक हैं। किसी भी भाव पर, चाहे वह पापग्रह हो या शुभग्रह हो, अगर उच्च की दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के फलों में हानि नहीं होती। तो यहां से छोटा सहोदर दिखा या नहीं दिखा? मतलब भाव, अगर तीसरा भाव शुभ युत और शुभ दृष्ट है तो छोटा सहोदर होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है? बनती है गुरुजी, बनती है। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में है योग कि नहीं है? ये लग्न कुंडली में भी दिखी एवं D3 कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, भाव में चंद्रमा।
फिर भी नहीं, फिर भी छोटा सहोदर नहीं है, कारण क्या है? तीसरे तीसरे भाव से तीसरा भाव को देखेगा क्या गुरु जी? लग्न से तीसरे भाव को देखेंगे, यानी कि दृष्कान कुंडली के लग्न से तीसरे भाव को देखेंगे, या खास छोटा सहोदर का होता है, किस चीज का होता है? खास छोटा सहोदर। सहोदर। मेरे कहने का मतलब कि सहोदर क्यों नहीं है, इसलिए तीसरे से तीसरे को देखेंगे क्या? नहीं, तीसरा से तीसरा तो उससे छोटा सहोदर हो जाएगा, तीसरे नंबर का। और भावत भावम के अनुसार तो तीसरे से तीसरा देखना चाहिए। तो सबसे पहले यह देखा जाए, छोटा सहोदर तो दर्शा दिया गया, लेकिन शनि की दृष्टि यहां पर है, राहु यहां स्वयं बैठे हुए हैं, भाव पाप कर्तरी में आया। हाँ जी। भाव का स्वामी शत्रु राशि में है, गुरु अष्टमेश में है। अष्टम भाव के स्वामी के द्वारा देखे जा रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो वंश वृद्धि के भी कारक माने जाते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 देव गुरु बृहस्पति जो हैं, यह पाप कर्तरी में भी है, एक तरफ से राहु और दूसरी तरफ से सूर्य केतु। अब छोटा सहोदर क्यों नहीं हुआ, स्पष्ट से रूप से पता चला? जी गुरु। या कहीं कोई संशय रहा? स्थितियां बनी, परंतु ढेर सारी बातें होती हैं, ढेर सारी बातें होती। ये जिसे संतान का जन्म नहीं होता, गर्भ क्षय हो जाना, गर्भपात हो जाना इत्यादि होता है कि नहीं? तो पापग्रहों की स्थिति बने तो गर्भ क्षय गर्भपात हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकती है गुरु। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। तो जितना हम लोग डिटेल में जाएंगे नीचे, उतना ही सभी स्थितियां साफ होती चली जाती है। लेकिन इस जातक को छोटा भाई नहीं है या बहन नहीं है, एक तो बात। अब दूसरी नंबर वाली बात देखा जाए, तीसरा भाव सफलता का जड़ भी है। दृश्य का लग्न कुंडली के तीसरा भाव सफलता का जड़ है। तो D3 कुंडली साहस की भी कुंडली है, साहस रूपी कुंडली का, पराक्रम रूपी कुंडली का विस्तृत भाव, विस्तृत कुंडली है ये। तीसरा भाव रुचि का भी है, कार्यों की सफलता का जड़ है ये। तो एक बात कि जिस भाव से पापग्रहों का ज्यादा संबंध हो जाता है, उस भाव के कार्यों में यदि आप देखेंगे तो व्यक्ति उस भाव के कार्यों के प्रति थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी। तो तीसरा भाव क्या है? तीसरे भाव का स्वामी लग्न में ही है, ठीक स्थिति है। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, यह भी ठीक है। तो स्किल पावर वगैरह तो सब कुछ ठीक हो गया। तीसरे भाव में चंद्रमा है, ठीक है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी है, तो पराशरी पुस्तक में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि 12वें भाव के स्वामी जहां बैठ जाते हैं, जिस ग्रह से युक्त हो जाते हैं उस प्रकार के फल देते हैं, जिस ग्रह से युक्त हो गए उस प्रकार के फल दिए, नहीं तो जहां पे हैं उस भाव से संबंधित। तो चंद्रमा जहां पे बैठ गया यह तो नुकसान उतना नहीं करेगा, लेकिन स्किल पावर में
किस प्रकार के गुण विकसित कर देगा? ऐसी इतने इस प्रकार का स्किल का पावर बदलेगा जो अपनापन वाला होगा, किसी को भी इसका स्किल पावर खराब नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि अपनापन वाले दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो विवेक के साथ में अपना स्किल पावर इस्तेमाल करेगा। साथ ही पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है जो उच्च के भी हैं, शनिदेव की दृष्टि नहीं ना, शनिदेव की दृष्टि नहीं। हाँ, शनिदेव की जो दृष्टि यहाँ लग्न कुंडली में तीसरे भाव पर पड़ रही, भाव पाप कर तरी में है, एक तरफ शनिदेव दूसरे तरफ राहु देव, भाव का पाप कर तरी में हो जाना। यह शनिदेव क्या है? तो शनिदेव लग्न कुंडली में इस भाव को ही देख रहे हैं, तो अपने स्किल पावर का उपयोग यह कैसे करेगा, यह उतना D1 कुंडली के तीसरे भाव से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब आप ही लोग बोले लग्न भाव से देखने पर कि किस प्रकार उपयोग, लग्न कुंडली देखने पर अपने स्किल पावर का किस प्रकार उपयोग करेगा, और D3 कुंडली पर किस प्रकार से आया? क्या D3 कुंडली जो स्किल पावर की या पराक्रम के लिए जो विशेष कुंडली बनी, D3 कुंडली का ज्यादा प्राथमिकता होगा या लग्न कुंडली का? लग्न कुंडली की ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी या D3 कुंडली की? D3 कुंडली। D3 कुंडली की। तो यहाँ पर भाव में चंद्रमा है, व्यक्ति प्रेम पूर्वक, अपनापन पूर्वक, पूरे ज्ञान का उपयोग करते हुए शनि एवं राहु के द्वारा पाप कर्तरी में है, तो इन्हीं लोगों के सहारे कायदे से, यानी कि अपने निजी हितों के लिए विवेक की प्रकृति से, अपनापन वाले भाव से स्किल पावर का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। यह स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु। क्योंकि जिस भाव के आगे और पीछे जिस प्रकार के ग्रह होते हैं, 12वां भाव एवं दूसरा भाव, ये दो आंखें हैं जो रास्ता दिखलाते हैं, यह रास्ता दिखलाने वाला भाव हो गया। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ शुभग्रह हैं तो आपके मन की के जो रास्ता दिखलाने वाले हैं वह शुभग्रह के गुणों के आधार पर रास्ता दिखता चला जाएगा। 12वां भाव एवं दूसरा भाव को आंख कहा गया है कि नहीं कहा गया है? जी गुरु कह गए। आंखें ही तो रास्ता दिखाती है ना जी। तो आंख में, एक आंख में राहु, दूसरे आंख में शनि, जी दोनों ही गुरुदेव। पाप। हाँ जी, शुभ अशुभ दोनों होते, दोनों बाजू साथ में, एक शुभ एक अशुभ। शुभ, यहाँ पर शुभ अशुभ कुछ बात नहीं, यहाँ पर ग्रहों के गुण धर्म को लिया जाए ना कि किस गुण धर्म के वो हैं, उसी कायदे से उसकी सोच विकसित होती चली जाएगी, स्किल पावर का समन्वय होता चला जाएगा। जी गुरुदेव धन्यवाद। शुभ है तो उधर थोड़ा सा उदारवादी, पापग्रह है तो स्वार्थी, अपने निजी हितों को ध्यान में देना, शुभग्रह है तो उसका थोड़ा उपयोग उदारवादिता तरीके से। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु। जी तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं, हम आप सबों से निवेदन करते हैं कि जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा उन सूत्रों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर अवश्य लगाएं, और इसकी सत्यता कितनी है, क्योंकि किसी भी पुस्तक में जिस प्रकार से हमने अभी बरकुंडली पर जो दूसरा या तीसरा भाव का फलादेश किया या 22वें दृष्टान की बात की, तो सभी पुस्तकों में, किसी पुस्तकों में मैंने नहीं पढ़ा कि हाँ सभी भाव के 22वें दृष्टान होते हैं, लेकिन लग्न का 22वां दृष्टान, यानी कि लग्न क्या है, शरीर है, तो उसकी हानि यानी कि स्वास्थ्य हानि, तो स्वास्थ्य हानि से बात हो गई, तो किसी भी भाव का तो हम 22वां दृष्टान देखेंगे, तो उस जिस भाव का 22वां दृष्टान देखेंगे तो उस भाव में स्वास्थ्य हानि,
उस भाव के विषय वस्तुओं का हानि। तो अगर हम विद्या के अगर पंचम भाव का 22वां दृश्य कांड देखेंगे तो विद्या से संबंधित स्वास्थ्य हानि, यानी कि विद्या का ग्रहण न होना, मन नहीं लगना, या याद नहीं होना, समझ में नहीं आना, यही सब तो विद्या का या विवेक रूपी शरीर का, यही सभी बीमारियां होंगी ना। जी तो उस प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी सूत्रों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाकर देखें कि कितना प्रतिशत आप लोगों के कुंडली पर लागू हो रहा है। और कक्षा में तो प्रतिदिन जब भी आप लोग शामिल हो तो कम से कम अपनी कुंडली जरूर रखें साथ में, और साथ के साथ अपना सुनते गए, उन्हीं सूत्रों को कुंडली पर लगाते ही चले गए। यदि एक दो सूत्र लगता है तो सकारात्मक लगा या नकारात्मक लगे, हाथ जवाब भी दे दे क्लास में ही, या समूह में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग तो खैर क्लास में शामिल होते हैं, कुंडली पता नहीं साथ में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो तो मैं नहीं करता। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं या समूह में लिख सकते हैं।